हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जीपैट की तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जीपैट का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और हमारी धड़कनें बढ़ चुकी हैं। एक परेशानी और एक एंजाइटी हमारे सामने आ चुकी है कि हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, समय है कम हमारे पास और कुछ ऐसा मिल जाए हमें पढ़ने को जिससे हमारा एकदम से सिलेक्शन शॉर्ट हो जाए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि जीपैट की प्रिपरेशन कोई लक बेस्ड एग्जाम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि सर लक से सब कुछ हो जाता है कि फलाने की वो रैंक आ गई थी, उसकी ये रैंक आ गई थी, लक से आ गई, नहीं। ये एक प्योर स्ट्रेटजी बेस्ड एग्जाम होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी होती है इस एग्जाम के लिए। और जो लोग बिना स्ट्रेटजी की तैयारी करते हैं या तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है या फिर सिलेक्शन से कहीं ना कहीं दूर चले जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि स्ट्रेटजी प्रॉपर बनानी पड़ेगी और उसी स्ट्रेटजी के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ खास। और आज का ये टॉपिक कुछ खास होने वाला है जो कि आपको बताया कि फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट पर किस तरीके से हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए मैं बताऊंगा। इस जो आपका जो आज का लेक्चर है इसमें मैं ये बताऊंगा कि ये फार्मास्यूटिक्स के ये टॉपिक्स जो हैं आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपर्स का सीक्रेट है जो कि मुझे अभी अभी पता चला है और आप तक बताने के लिए चला आया। चलिए, तो आज का टाइटल बड़ा ही खास है, बड़ा ही यूनिक। और फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वाइड सब्जेक्ट है। डराता भी है हमें लेकिन मजा भी आता है। डराता इसलिए कि बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या बोलूं, सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलकर बना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बायो फार्मास्यूटिकल, फिजिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंट, एनडीडीएस और तमाम सब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो हम पढ़ते हैं और हमारी ये कोशिश यही रहती है कि इसमें हम रैंक लेकर आए। तो दोस्तों एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं शुरुआत करूंगा कि पढ़ते तो सभी हैं जीपैट के लिए, प्रिपरेशन तो सभी करते हैं जीपैट की, लेकिन रैंक्स कुछ ही बच्चों की आती है, सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। तो मैं फिर से फोकस करूंगा, फिर से मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अपनी स्ट्रेटजी को फिर से रिकॉल करिए, अपनी स्ट्रेटजी को फिर से रिवैम्प करिए, अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा से बनाइए। आपकी स्ट्रेटजी अगर अगर इफेक्टिव नहीं है तो कैसे काम चलेगा। बोला सर आप स्ट्रेटजी भी बनाए यहाँ पर, आप बोला कि नहीं सर आप बता दो। चलो, तो मैं सभी सब्जेक्ट्स का तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ यहाँ थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिक्स मुझे जो आता है उसके बेहाफ पर मैं यहाँ पर स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आज इस वीडियो में सबसे आपको वन बाय वन करके बताई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये, अगर हम बात करें सबसे बड़ी चीज जो होती है, जीपैट इज नॉट करेक्ट बाय दी लक। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि लक बाई चांस नहीं होता कुछ भी। आप सोचो कि लक से हो जाए, नहीं, ये स्ट्रेटजी से क्रैक होता है। और डेटा भी यही कहते हैं कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो लड़ेगा वही जीतेगा। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और स्ट्रेटजिक वीडियो लेकर आया हूं। और यहां पर अगर हम बात करें, पूरा मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा आपको पूरे फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के लिए। ये फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है, ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया। तो उसका जो वेटेज है, अगर हम बात करें, सबसे बड़ा वेटेज अगर है किसी सब्जेक्ट का, वो फार्मास्यूटिक्स का है। अगर हम देखें 30 क्वेश्चंस तो एनबीएमएस ने क्लियर कट रखे हैं कि ये फार्मास्यूटिक्स के लिए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो आपके 11 क्वेश्चंस आते हैं मिसलेनियस के, उसमें 50% से ज्यादा पोर्शन जो है फार्मास्यूटिक्स का ही रहता है। तो मतलब फार्मास्यूटिक्स आपके लिए एक मेजर पोर्शन है, मेजर प्रॉब्लम है और मेजर रैंक बूस्टर सब्जेक्ट हो सकता है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम है अगर उसी को आपने हथियार बना लिया तो मैं बोल रहा हूं, आप डेफिनेटली आपको कोई भी सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे, मैंने आपको बता दिया, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक कर सकते हैं कि स्टेट की तरफ मुझे ले जाना पड़ेगा। मुझे 38 ईयर्स, जब से जीपैट गेट एग्जाम शुरू हुआ था दोस्तों, मैं पहले बताना चाहूंगा यहाँ पर कि 2010 से जीपैट एग्जाम शुरू हुआ था। उससे पहले हम लोगों के लिए, फार्मेसी कैंडिडेट्स के लिए जो एग्जाम था
वो था गेट। 1988 से शुरू हुआ था और अभी तक 2025 में इसका एडिशन 38th एडिशन हो चुके हैं। तो 38 ईयर्स का मैं आपको डेटा साझा करना चाहूंगा और उसी के ब्याह पर मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक का वेटेज अभी तक कितना रहा, तो उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, देखेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये आपका रैंकिंग ऑर्डर है पूरे फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट जो यहाँ पर जो मैंने जो तैयार किया आप लोगों के लिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो सबसे जो पहले जो टॉप रैंक पर आता है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, और उसके बाद अगर देखें तो आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, देन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, 1 2 3 किसके हिसाब से दिया सर? जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से कि अभी तक कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी को माइनर में डालते हैं, बट देखिए अगर इसका हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो अच्छा खासा वेटेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसका। फिर उसके बाद बात करें बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकाइनेटिक्स, तो ये तीनों लगभग लगभग इक्वल इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट है। लेकिन आजकल पिछले कुछ सालों से फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए इस रिलेटेड एक वीडियो और बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर एक डेप्थ कह सकते हैं कि जो एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, छोटा सा सब्जेक्ट है बट क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन यहां से आते हैं। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, अब यहां पर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में बच्चे क्या करते हैं कि जनरली छोड़ देते हैं, बोला कि मैथमेटिक्स है। मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो होते हैं आपके बायो साइड से होते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो बायो बैकग्राउंड के होते हैं, तो इसलिए उनको यहां पर थोड़ा सा डर लगता है। सर किससे डर लगता है? बोला सर कैलकुलेशन से डर लगता है। सर कैलकुलेशन से डर लगता है, सर कैलकुलेशन से डर लगता है। अरे भाई डर किस बात का? कैलकुलेशन से अगर डर लग रहा है तो मतलब ये जो चीज है वो बहुत सिंपल आती है। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन जो है बड़ा ही सिंपल आते हैं क्वेश्चन। अगर आपको इक्वेशंस याद है, अगर आपको इक्वेशन ध्यान है, तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई परेशानी, बड़ा सिंपल तरीके से बन सकता है। तो यहां पर आपको केवल क्या करना है कि यहां पर आपकी जितनी भी इक्वेशंस है फार्मेसी में वो सब एक नोट डाउन कर लेनी है और उनको डेली बेसिस पर रिवाइज करना है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का भी वेटेज बढ़ गया पिछले कुछ सालों से, अभी तक के अगर देखें पुराने एनालिसिस उठाकर देखें 6.2% इसका हिस्सा रहा है। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी माइनर में 2.3%, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट 2.1%, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी पिछले कुछ सालों से देखने के लिए मिल गया इसके क्वेश्चन 2.1। 10th नंबर पर ड्रग रेगुलेटरी अफेयर 2%, और सबसे लास्ट में आता है कॉस्मेटिक साइंस। तो कॉस्मेटिक साइंस के क्वेश्चन अभी इक्का दुक्का देखने को मिलते हैं, हाँ एक बार के पेपर में ज्यादा आ गए थे, तो छोड़ के मत जाइएगा, इनके लिए बताऊंगा आपको किस तरीके से स्मार्ट। देखिए यहाँ पर हाई वेटेज और लो वेटेज दोनों सब्जेक्ट के लिए मैं इक्वली स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको हाई वेटेज को तो पकड़ के रखना है, लेकिन लो वेटेज सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के बारे में। अब यहाँ पर फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर इस तरीके से दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो दिया हुआ है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर मेरे ख्याल से फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में टैबलेट सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट। अभी तक के हिसाब से बात करें तो 100 के अबाउट यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, जो मेरे हिसाब से है वो 96 क्वेश्चन है, हो सकता है कि +- 4 हो, लेकिन 96 मतलब अगर देखें पूरे फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा वेटेज इसी का दिख रहा है 27.3%। तो मतलब कह सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन आने का चांस बहुत होगा। तो बच्चों टैबलेट चैप्टर नहीं छोड़िएगा, पहला टॉपिक आपको मिल गया। मैंने बताया था ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो आपके लिए गेम चेंजर है, तो पहला टॉपिक मिल गया हमें टैबलेट, इसको नहीं छोड़ना। दूसरा पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। अब सर लेकिन यहां पर पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट पर आगे बढ़ने से पहले मैं टैबलेट के लिए कुछ बताना चाहूंगी आपको कहां पर स्पेसिफिक फोकस करना है। आपको यहां पर टैबलेट के डिफेक्ट्स को अच्छे से पढ़ के जाना है, टैबलेट के क्वालिटी कंट्रोल को अच्छे से पढ़ते जाना, और कोटिंग जरूर पढ़ना है। तो ये 3 चीजें आप करके जाएंगे तो यहां पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों तो पेरेंटल ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पैकेजिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैकेजिंग के अलावा पेरेंटल की पैकेजिंग तो आती है, साथ ही साथ यहाँ पर पेरेंटल का एवोल्यूशन या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है वो भी पूछे जाते हैं। 66 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं अभी तक हिस्ट्री में, दोनों सब्जेक्ट्स दोनों टॉपिक से मिलाकर, मतलब इनका जो वेटेज जो होता है हमारा 18.8% होता है। अब इसके बाद बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसमें सस्पेंशन, इमल्शन और कोलॉइड, इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन इक्का दुक्का क्वेश्चन ही हमें सिलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। क्यों? छोटा टॉपिक है,
बायोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में यहां पर अगर देखें सस्पेंशन, इमल्शन, कोलॉइड तीनों को मिलाकर 36 क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब 10.2%। मतलब छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन क्वेश्चन तो आएंगे, तो इनको भी पढ़ के जाना है। तो ये 3 टॉपिक जरूर करना है। और चौथा टॉपिक यहां पर मैं आपको बताऊंगा एनडीडीएस का, एनडीडीएस और कंट्रोल मोनोफेजिक, सॉरी चौथा है आपका मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म। इसमें आपको मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में बेसिकली सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स और साथ ही साथ आपके सॉल्युबिलिटी के जो टर्म्स होते हैं वो जरूर देखकर जाना है। एक्सिपेंट तो सभी के कॉमन होते हैं, बट ये 2 चीजें मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म की जरूर देख के जाइएगा। और कुछ एक मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म की डेफिनेशन जैसे एलिक्सर, लिंचियस, इनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब बात करें कैप्सूल्स, एनडीडीएस और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यहां पर भी आपको डेफिनेशंस जरूर देखनी है, सारी की सारी डेफिनेशन। रिजर्वॉयर सिस्टम क्या होता है, मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, इनका रिलीज पैटर्न क्या होता है, और साथ ही साथ आपके जो लिपोसोम, नियोसोम, नैनो पार्टिकल, डेंड्राइमर, कार्बन नैनो ट्यूब्स, इनकी डेफिनेशन जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कैप्सूल और माइक्रो कैप्सूल, कैप्सूल्स में अगर हम बात करें तो जिलेटिन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। जिलेटिन के अलावा जिलेटिन के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे ब्लूम स्ट्रेंथ हो, विस्कोसिटी हो, जिलेटिन क्या होता है, उसका ओरिजिनेशन कैसे होता है, और मशीन्स, इन दोनों को जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कुछ खास नहीं है यहाँ के, टैबलेट के जैसे हैं, तो टैबलेट अगर कवर कर लिया तो ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। सेमी सॉलिड और सपोजिटरी पहले बहुत कम वेटेज रहता था, लेकिन अब बेस जरूर पढ़ के जाइएगा, बेस से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं। एरोसॉल में प्रोपेलेंट को छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल आएंगे, और फिर मिले जुले क्वेश्चन मिसलेनियस आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे लास्ट में प्री फॉर्मुलेशन, बोला सर प्री फॉर्मुलेशन का वेटेज आपने सबसे कम रखा है। अभी पहले क्वेश्चन आते नहीं थे प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से, अभी क्वेश्चंस आने लगे हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी को अगर मैं बोलूं तीसरा हॉट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, तो यहां से आएंगे, यहां से आएंगे, यहां से, और ये चौथा हॉट टॉपिक ये हो गया। ये 4 हॉट टॉपिक मैन है, इनको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। ठीक, चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं दूसरा आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का नाम सुन के कई बच्चों के मन में, जहन में सवाल उठता है, बोला सर ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, इसको कैसे तैयार करें, इसमें इक्वेशंस हैं, इसमें इक्विपमेंट हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत कुछ है। लेकिन बच्चों क्या है, रन तो करना पड़ेगा, आपको याद तो करना पड़ेगा। तो यहां पर सिंपल सी चीज है, फॉर्मूले, डेटा, ग्राफ प्लस कंसेप्ट इक्वल टू फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। ये अगर कर लिया तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आपको कोई नहीं रोक। आपके न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के जो आपके ग्राफ्स हैं, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। मैं बताऊंगा कौन कौन से वेटेज हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हाई वेटेज में यहां पर मैं रखूंगा किसको, सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना को। छोटा सा टॉपिक है, सोचिए सर छोटा सा टॉपिक है, और यहां पर इसके जो अगर हिस्ट्री उठाकर देखें 38 ईयर की, तो 39 क्वेश्चन आए हैं। मतलब पर ईयर एक क्वेश्चन इस एग्जाम से पूछा गया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। यहां पर अगर इसके परसेंटेज को बात करें, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें ये अकेला 22% कैप्चर कर रहा है अपना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर पढ़ना क्या है हमें, तो सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन की आपको डेफिनेशन याद रखनी है, उसके कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट को ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पर कुछ आपकी यूनिट्स मिलेंगी आपको, और एचएलवी थ्योरी, एचएलवी स्केल को भी आपको याद रखना है, जीटा पोटेंशियल, नस पोटेंशियल को ध्यान देना है। और फिर आता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखने में टफ लगता है, बट आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। अब आते हैं सर रियोलॉजी विस्कोसिटी। रियोलॉजी विस्कोसिटी मैं इसको बोलूंगा कि वंडर सब्जेक्ट है। वंडर सब्जेक्ट इसलिए बोलूंगा, छोटा सा सब्जेक्ट, 2025 का पेपर उठाकर देखिएगा, 4 क्वेश्चन आए थे, और इसका वेटेज अगर देखें तो कम नहीं होता, छोटा सा टॉपिक है, 30 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। मतलब पर ईयर लगभग 1 से 2 क्वेश्चन का एवरेज तो है इसका, 16.9% का इसका वेटेज है। थर्ड जो आता है माइक्रोमैग्नेटिक्स और पाउडर रियोलॉजी, 23 क्वेश्चन, इससे भी लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो मैं 3 हॉट टॉपिक यहां पर असाइन करता हूं, किसके लिए, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के। इनको छोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आता चौथा हॉट टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर। देखिए अगर देखें परसेंटेज वाइज देखें तो केमिकल काइनेटिक्स से नीचे है, लेकिन पिछले कुछ सालों से 2 से 3 क्वेश्चन, और इवन कभी कभी तो 4 क्वेश्चन यहां से देखने को मिले हैं। सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्टेट ऑफ मैटर जो आपकी होती है, 4th और 5th स्टेट ऑफ मैटर, फोर्सेस से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो फोर्सेस को पढ़ना है आपको, जो आपकी इक्वेशन है यहां पर उसको पढ़ना है। साथ ही साथ यहां पर
जो आपकी फोर्थ प्लाज्मा स्टेट है जिसमें निमेटिक स्मैटिक, इससे भी इस साल क्वेश्चन देखने को मिला था। साथ ही साथ आपको कौन सा सर इसमें कंसेप्ट को देखना है, इसमें आपकी जो इक्वेशन है वो देखकर चलना है। अब सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट, हालांकि सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट यहां पर देखें छोटा सा कंसेप्ट है और ये हमारा प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में और मोनोफिजिक लिक्विड डोज फॉर्म में कवर हो जाता है। डिजोल्यूशन एंड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से तो क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं गया है, लेकिन डिजोल्यूशन से क्वेश्चन, डिजोल्यूशन कवर हो गया आपका कहां पर, आपका फार्माटेक में आपने किसके साथ में, टैबलेट के साथ में इसको कवर कर लिया था। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सेशन, इक्का दुक्का क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं तो इसको मिस मत करिएगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं। केमिकल काइनेटिक्स भी यहां पर इंपॉर्टेंट होगा। केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या याद रखना है, ठीक है ना, रेट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट को हटा दी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इनके एग्जांपल याद रखिएगा और इनकी इक्वेशंस याद रखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ये जरूर आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन आएगा, मैं बोल रहा हूं यहां से क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस हैं, इसलिए इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। अब यहां पर मैं लेकर चलता हूं नेक्स्ट जो आपका जो सब्जेक्ट है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ये चौथा, अगर बोले तीसरा सब्जेक्ट है जो हमारा, जो कि हाई वेटेज हो सकता है आपके लिए जीपैट 2026 के लिए। इसमें दो टॉपिक हॉट टॉपिक हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, क्वेश्चन आता ही आता है, उठा के देख लीजिए। 5 साल का मैंने तो यहाँ पर 38 ईयर का एनालिसिस दिया है, पर ईयर अगर देखें तो मोर देन 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एवरेज अगर निकालें, और दोनों का वेटेज अगर देखें, पूरे बायोफॉर्म के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका वेटेज अगर हम देखें तो 22% के आसपास वेटेज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग और मेटाबॉलिज्म यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ के जाना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, तो इनको छोड़कर मत जाइएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बायोटी, बायोकोलेंस की डेफिनेशंस देखिएगा, प्रोटीन बाइंडिंग स्पेशली बाइंडिंग से क्वेश्चन आता है, तो आप देख लीजिए कौन सी ड्रग किसके साथ, किस कंपोनेंट के साथ बाइंडिंग करती है। मॉडलिंग, काइनेटिक्स, क्लिनिकल ट्रायल, बेसिक फार्माकोकाइनेटिक्स, वैसे क्लिनिकल ट्रायल आप लोग फार्माकोलॉजी में भी पढ़ते हो, तो यहां पर भी मैंने इसमें यहां पर इनकॉर्पोरेट कर दिया, कॉमन है, तो क्लिनिकल ट्रायल हम यहां पर भी देख सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल से भी क्वेश्चन आता है। बेसिक फार्माकोकाइनेटिक्स और एक्सक्रीशन यहां पर जो कह सकते हैं कि लेस, अभी तक की हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पर अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग और बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा बायो अवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस यहां पर हॉट टॉपिक हो सकते हैं। ओके, यहां पर 3 हॉट टॉपिक हैं, इनको आपको छोड़कर नहीं जाना है। पढ़ लिए पूरा, अच्छी बात है, लेकिन अब क्या पढ़ना है इनको जरूर तैयार करके जाइएगा, और साथ ही साथ आप थोड़ा सा मॉडलिंग अप्रोचेस का फटाफट क्लासिफिकेशन आप पढ़ जाइएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हमारा आने वाला है वो है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसको माइनर में कंसीडर करते हैं, लेकिन आप देखिएगा, हिस्ट्री उठाकर देखिएगा, यहां पर इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इसको हम बायोटेक में भी रखते हैं, कुछ लोग इसको माइक्रोबायोलॉजी में कंसीडर करते हैं, कुछ लोग इसको बायोटेक में भी कंसीडर करते हैं, मतलब दोनों का ये मिला जुला सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर देखें इम्यूनोलॉजी और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम यहाँ पर देखेंगे, बात करेंगे, तो 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोर देन 1 क्वेश्चन पर ईयर। इसका वेटेज है 28.44, हॉट टॉपिक ऑफ द फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसको मत छोड़ के जाइएगा दोस्तों, हॉट टॉपिक है। इसके अलावा आप अगर देखें स्टेनिंग टेक्निक्स, जो जनरल माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम बात करें तो सर जनरल माइक्रोबायोलॉजी में क्या आएगा, इसमें स्पेशली अगर हम बात करें बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में, ये भी अच्छा है। और उसके बाद स्टेनिंग टेक्निक, और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर देखें तो 24 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो दूसरा, पहला हॉट टॉपिक ये है, दूसरा हॉट टॉपिक ये है। ओके, ये 2 तो करके जाने हैं। इसके अलावा स्टेनिंग टेक्निक तीसरा, ठीक है, हॉट टॉपिक हो गया यहाँ पर। और अगर हम देखें तो जनरल माइक्रोबायोलॉजी और डिजीज एंड कॉजिंग एजेंट, डिजीज एंड कॉजिंग एजेंट जो पैथोफिजियोलॉजी में भी इसको हम कंसीडर करते हैं, बट मैंने यहाँ पर पुट कर दिया था, तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अच्छे से पढ़ के जाना है। जनरल माइक्रोबायोलॉजी जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई की क्लासिफिकेशन से उनको पढ़ना है, स्टेनिंग टेक्निक्स को पढ़ना है, डिजीज एंड देयर कॉजिंग एजेंट है, और स्टरलाइजेशन। पहले माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे बहुत पूछे जाते थे, लेकिन आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों में आपको लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा कि जो टॉपिक्स आप नहीं पढ़ेंगे प्लीज उनके पीवाईक्यू जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पीवाईक्यू से कहीं ना कोई कंसेप्ट होकर गुजरता है, तो आपको वहां पर क्वेश्चन रिकॉल जरूर होगा। मैं आपको बता जरूर रहा हूं कि हॉट टॉपिक्स क्या होने वाले हैं, लेकिन मैं फिर से आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आपको क्या फोकस करना है, आपको फोकस करना है पूरे सब्जेक्ट्स पर, पूरे
टॉपिक्स पर। चलिए, अब यहां पर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस आता है। ये मैं कहूंगा कि पूरा फार्मेसी का सबसे हॉट टॉपिक है, हॉट सब्जेक्ट है। हॉट सब्जेक्ट है इसलिए क्योंकि छोटा सा सब्जेक्ट है और इसमें बहुत हद तक क्वेश्चन प्रिडिक्ट रहते हैं। मतलब शेड्यूल से क्वेश्चन आएगा, कमेटी से एडवाइजरी बोर्ड से या कमेटी से क्वेश्चन आएगा, ईयर से क्वेश्चन आएगा, फॉर्म नंबर से क्वेश्चन आएगा और कुछ एक डेफिनेशंस होती है उनसे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, जो अगर देखें बात करें, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसमें आप भूलकर भी गलती मत करिएगा किसी शेड्यूल को छोड़कर जाने का। शेड्यूल वाई क्या होता है, शेड्यूल एक्स क्या होता है, शेड्यूल यू क्या होता है, शेड्यूल वी क्या होता है, ये सब आपको कवर करके जाना है। वेटेज के हिसाब से बात करें तो 68 क्वेश्चन अभी तक इससे पूछे गए हैं, लगभग पर ईयर 2 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ओवरऑल बात करें सब्जेक्ट में तो इसका सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो 70, इसका जो परसेंटेज है 74.7 है। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो आपका होता है आपका फार्मेसी एक्ट। तो फार्मेसी एक्ट के रेगुलेशंस हैं, जो एम हैं, जो कमेटीज हैं, जो काउंसिल्स हैं, उनके बारे में पढ़ के जाना है। और मिसलेनियस एक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्ट है आपका नार्कोटिक एंड साइकोटिक ड्रग सब्सटेंस एक्ट आता है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। पिछले कुछ सालों से इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो ये आपको मैंने बता दिया कि सर कि ये इतना आपको इन चार पोर्शन पर ध्यान देना। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इस कहानी में थोड़ा सा बीच में ब्रेक आया है। ब्रेक इसलिए क्योंकि आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो जो बच्चे बनना चाहते हैं ड्रग्स इंस्पेक्टर और जो बच्चे बनना चाहते हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, या फिर जो बच्चे क्रैक करना चाहते हैं जीपैट 2027, तो उनके लिए पीडब्ल्यू फार्मा लेकर आया है रिपब्लिक डे सेल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही धमाकेदार सेल है और इस सेल में आपको देखने के लिए मिल सकता है कि अलग अलग कोर्सेज के आपको कह सकते हैं कि आपको देखने के लिए मिलेगा अलग कौन कौन से कोर्सेज है। तो यहाँ पर एस जीपैट 2026 जान लीजिएगा दोस्तों, एस जीपैट 2026 को क्रैक करने का अगर आप सपना देख रहे हो तो उसके लिए भी है यहाँ पर। तो एस जीपैट 2026 फास्ट ट्रैक बैच मात्र 2799 पर अवेलेबल है। आरआरबी फार्मासिस्ट एक्सप्रेस बैच मात्र 1499 पर अवेलेबल है। निश्चय बैच जो फंडामेंटल बैच होता है, जो बेसिक बैच होता है फार्मासिस्ट और ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए, वो मात्र 2799 पर अवेलेबल है आप सभी बच्चों के लिए जो कि गवर्नमेंट वैकेंसी एस्पिरेंट्स है। जो बच्चे यूपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर बनने का सपना सजोए हुए हैं उनके लिए भी बैच अवेलेबल है, वो मात्र 1499 पर। इसके अलावा जिन बच्चों को परेशानी है बी फॉर्म के 8th सेमेस्टर में, यानी अभी जो बी फॉर्म 8th सेमेस्टर में, और उनके लिए बड़ा ही क्रूशियल टास्क होता है क्योंकि इस 8th सेमेस्टर में बच्चों को देना होता है जीपैट का एग्जाम, जीपैट क्रैक करना है और 8th सेमेस्टर को भी क्रॉस करना है। मतलब यहाँ पर डबल चैलेंज है, 2 एग्जाम को क्रॉस करेंगे तभी कुछ फायदा होगा। अगर 8th सेमेस्टर में रुकते हैं तो जीपैट का कोई मतलब नहीं रहता, और 8th सेमेस्टर अगर क्रॉस कर जाते हैं और जीपैट नहीं करते तब भी कोई मतलब नहीं होता। तो इसके लिए कॉम्बो बैच आप लोगों के लिए है, 8th सेमेस्टर प्लस जीपैट 2026 कॉम्बो बैच मात्र 299 रुपीज पर, ठीक है, 299 पर 2999 रुपए में ये अवेलेबल है। तो देर किस बात की, आज ही पीडब्ल्यू स्टोर पर जाइए, pw.live ऐप इंस्टॉल करिए और रिपब्लिक डे सेल का लाभ उठाइए। तो चलिए दोस्तों, ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर अगर हम बात करें कि टॉप 4 सब्जेक्ट्स क्या हैं जो कि हमारे जीपैट 2026 के लिए बैकबोन हो सकते हैं सर, तो यहाँ पर टॉप 4 सब्जेक्ट अगर हम देखें तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स और बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ये 70% पार्ट को कवर कर रहे हैं। मतलब ये हमारे रियल बैकबोन का जीपैट 2026 के लिए रियल बैकबोन का काम करेंगे। ओके, तो जो बच्चे देख रहे हैं सपना जीपैट 2026 को बनाने का अपना, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट छोड़ना, और इन सब्जेक्ट्स में भी टॉपिक बता दिए, बड़ा ही घाटे का सौदा होगा। तो यदि आप इन सब्जेक्ट्स को अगर कवर करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कंसेप्ट्स को स्ट्रांग बनाइए, पीवाईक्यू ओरिएंटेड प्रिपरेशन रखिए। मैं बार बार बोलूंगा आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना ही है। एनी हाउ पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तभी जाके आपको एग्जाम की कह सकते हैं कि लेवल का पता चलेगा।
तो यहां पर अगर आप कंसेप्ट और पीवाईक्यू बेस्ड अगर लर्निंग पर फोकस करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी रैंक ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी और आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। तो इसलिए इस बैकबोन को मजबूत करिए आज से ही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन और जूरिस्प्रूडेंस, मैंने कैलकुलेशन के बारे में बोला था, बच्चे डरते हैं, बोला कि हम बायो साइड से हैं तो हमें कैलकुलेशन बहुत टफ होती है। नहीं बेटा, सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आता है ना, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बस आपको उस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले को रिकॉल करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आपको कैसे अप्लाई करना है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा फॉर्मूला, सिंपल सा होता है एक्स अपॉन सी। एक्स इज द अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, सी इज द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, बस आपको पुट करना है। के की वैल्यू निकालनी है, टी हाफ दिया हुआ है तो आराम से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आपको इक्वेशंस अभी से आपको लर्न करना शुरू करनी पड़ेगी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है इन सब्जेक्ट्स के लिए, बोलूं कि दो सब्जेक्ट आपके फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन और जूरिस्प्रूडेंस में अगर हम बात करें बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। लो एफर्ट्स है, एक्यूरेसी हाई है और मार्क्स आपको श्योर मिलेंगे। मतलब आप क्या कर रहे हो सर, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ज्यादातर केस में बच्चे क्या करते हैं कि फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं क्योंकि बोला कि टफ लगता है, या जूरिस्प्रूडेंस को भी छोड़ देते हैं, बोला रटने का है। नहीं, थोड़ा सा अगर दिमाग से देखोगे आप, पुराने पेपर पीवाईक्यू भी लगाओगे इनके लिए, तो मैं अश्योर कर रहा हूं आपको, आपका पेपर आपको आउटसाइड, आपके जो पीवाईक्यू है उससे आउटसाइड नहीं जाएगा, उसी में से घूम घाम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैं फिर बोलूंगा यहां पर पीवाईक्यू का ठप्पा फिर लगाऊंगा कि पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करिए अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है। तो यहां पर ये अगर देखें, इन सब्जेक्ट के बारे में देखें, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन है, जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करें तो ये फास्टेस्ट स्कोरिंग वेपन से आपके हथियार हैं और इसके थ्रू आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। ओके, चलिए अब यहां पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जो हम यूजुअली हम डरते भी हैं, उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन एक सरसरी निगाह जरूर लगा लीजिए उनके ऊपर। अगर आपको लगता है कि नहीं कि यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो हमसे बन जाना चाहिए, तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं कि जिनको हम सुपरफिशियली एक बार देख सकते हैं। बहुत ज्यादा डीप में मत जाइए, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा डीप की जरूरत है। इसमें से आप मैनेजमेंट, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर, कॉस्मेटिक्स, हॉस्पिटल और डिस्पेंसिंग फार्मेसी, ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप अगर एक सुपरफिशियल तरीके से अगर देख लोगे आप तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो सबसे बनेगा, नहीं आएगा तो किसी से नहीं बनेगा। तो अगर आपके पास समय नहीं अब तक आपने किसी तरह से आपने कुछ यहाँ पर इनको इस सब्जेक्ट को कमांड करने के लिए कुछ नहीं किया तो परेशान मत होइए, एक रिकॉल करिए या फिर इनके पीवाईक्यू लगाइए, तो काफी हद तक आपको चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। ठीक, अब यहां पर देखते हैं टॉपर माइंडसेट रूल, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टॉपर बच्चा होता है। देखिए टॉपर आप सभी हैं, मेरे लिए, हमारे लिए सभी आप टॉपर हैं, लेकिन अगर ये जो टॉपर्स के थ्रू मैंने जो बात किया, डिस्कशन किया या मैंने फील किया, जो उसके बिहाफ पर मैंने एक कुछ रूल्स बनाए हैं, तो जो टॉपर्स होते हैं, आप भी टॉपर है, ठीक है ना, लेकिन अभी अगर आप कहीं पिछड़ रहे हैं तो इस चीज से मैच करिएगा दोस्तों, आप क्या कोर सब्जेक्ट को डेप्थ में जाकर पढ़ रहे हैं। यस, कोर सब्जेक्ट जो हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं उनको डेप्थ में जाकर पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लो वेटेज सब्जेक्ट को टाइम ज्यादा दे रहे हो, उनको डेप्थ में नहीं जा रहे हो, डेप्थ में लो वेटेज को डेप्थ में जा रहे हो और जो कोर सब्जेक्ट है उनको सुपरफिशियल पढ़ रहे हो। ऐसा तो नहीं कर रहे, जी हाँ, गलत कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। आपको कोर सब्जेक्ट्स को फोकस करना होगा, क्योंकि यही आपके सिलेक्शन को, रैंक को आसान बनाएंगे। इसके अलावा आपको लो वेटेज जो टॉपिक है, जो लो वेटेज सब्जेक्ट है, उन पर स्मार्ट फोकस, जैसे मैंने बताया स्मार्ट फोकस, बहुत ज्यादा रुकना नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है, क्योंकि भैया अगर आ गया तो हमारा 4 नंबर का, ठीक है, जुगाड़ हो जाएगा। ऐसे ही पता है आपको, इंडिया हमारा जो कंट्री है वो जुगाड़ का कंट्री है, तो अगर हमारा 4 क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया तो हमारी रैंक सोचिए कहाँ चली जाएगी, सिलेक्शन कहाँ पहुंच जाएगा। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर गहराई में कूदना है,
हाई वेटेज सब्जेक्ट के लिए, और उथले पानी में रहना है लो वेटेज सब्जेक्ट के लिए। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पीड इन स्कोरिंग एरिया। तो यहां पर क्या, जो स्कोरिंग एरिया है वहां के आपको उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने। मैं ये नहीं कहता कि केवल पीवाईक्यू आप जीपैट के उठाकर देखिए, आपको जहां से पीवाईक्यू मिलते किसी भी एग्जाम के हो अदर देन जीपैट, वो भी आपको सॉल्व करने के लिए अगर मिल रहे हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आ सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, एग्जामिनर है, उसने देख लिया ड्रग्स इंस्पेक्टर की बुक देख ली, उसने एग्जाम देख लिया कि ड्रग्स इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा मरोड़ा और डाल दिया। तो इसलिए बच्चों ध्यान रहे कि आपने स्मार्ट स्टडी इसी को तो कहते हैं कि छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना, हमें सब लेकर चलना है। तो यहां पर आपको स्पीड मेंटेन करके आपके स्कोरिंग एरिया में जल्दी जल्दी रिकॉल करना, जल्दी जल्दी रिवीजन करना, जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू अकेला लगाओ, मैं ये भी बोलूंगा आपसे, अगर आपके दूसरे प्रैक्टिस एमसीक्यू आपको मिल रहे हो जहां से भी, वहां को उनको भी आप लगाइए, उनको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। तो ध्यान रहे, जो रूल बताया उस पर फॉलो करना। यू आर ऑल्सो टॉपर, यू आर ऑल्सो जीनियस। तो ये रूल से या तो मैच करना, अगर आपने रूल नहीं बनाए हैं तो आज से बना लीजिएगा। चलिए, बॉटम लाइन जाते जाते कुछ बातें जो आप लोगों से हमेशा बोलता हूं, जीपैट 2026 में सिलेक्शन इससे नहीं होगा कि सब कुछ पढ़ डालें, हम हर कुछ पढ़ डालें। सिलेक्शन उससे होगा कि पेपर में एक्चुअल में आता क्या है, ठीक है, पेपर में क्या आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसने बोला सर हमें तो पता ही नहीं पेपर में क्या है। हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम पुराने पेपर्स के बेस पर एनालिसिस कर सकते हैं, पुराने पेपर के बेस पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो इन सिलेक्शन विल नॉट गो दोज who study everything but to those who study what actually decide the paper। पेपर में क्या आने वाला है, पेपर वो इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, राइट स्ट्रेटजी आपने बनाई तो ब्राइट रैंक पाओगे, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्डर स्टडी करने से रैंक नहीं आती। आप अगर दिमाग में रहोगे सर बहुत ज्यादा, देखिए अभी लास्ट मंथ है, मैं तो यही कहूंगा कि जितना समय मिले आप पढ़िए, 8 घंटे 10 घंटे 14 घंटे पढ़िए, नींद भी पूरी करिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट वे में आपको मेहनत करनी है, लेकिन ब्लाइंड हार्डवर्क नहीं करना। मैं हार्डवर्क के लिए हमेशा बोलता हूं, लेकिन ब्लाइंड हार्डवर्क के लिए मना करता हूं कि एक डायरेक्शन होना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए आपके पास, एक राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है ना। राइट स्ट्रेटजी से आप स्मार्टर बनेंगे और स्मार्टर से आपकी ब्राइटर रैंक आएगी। ओके, चलिए, तो बच्चों ये था आज का वीडियो, जिस स्ट्रेटेजिक वीडियो जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताई और ये बताया कि फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का किस टॉपिक का क्या वेटेज रहने वाला है। जो वेटेज रहा है अभी तक, रहने वाला है तो खैर पता नहीं है, लेकिन क्या रहा है वो मैंने आपको बताया था। इसके बेस पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में कि हो सकता है कि जो हमारा एग्जाम है जीपैट का एग्जाम, वहां पर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। मैं फिर बोलूंगा कि पुराने क्वेश्चंस को करके जाइएगा, पीवाईक्यू को करके जाइए, कंसेप्ट रिवाइज होगा इससे, और साथ ही साथ पीवाईक्यू के आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोलूंगा कि स्मार्ट स्टडी करिए, डोंट ब्लाइंड स्टडी, ठीक है। आपको ब्लाइंड स्टडी पर फोकस नहीं करना है, आपको स्मार्ट स्टडी पर फोकस करना है। प्लानिंग बनाइए, आज से अभी तक प्लानिंग नहीं शुरू की है तो प्लानिंग बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी वक्त है और इस जंग को जीतने का यही सही समय है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरीके के इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।